गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस आ रहा है सब लोगों को? तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आज हम लोग पिछले क्लास में बायोमोलिक्यूल जो पढ़ा रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। वहाँ का जो डिस्कशन वाला पार्ट था कार्बन कंपाउंड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स का, उसको देखते हैं नेक्स्ट वीक में। आज के लेक्चर में हम लोग जो बायोमोलिक्यूल स्टार्ट किए होते उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में स्टार्ट करने वाले थे। ग्लूकोज हम लोग फंडामेंटल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके थे, और जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज फ्रुक्टोज जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे थे, जो इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हम लोगों को। सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें ग्लूकोज, मैंने हेडिंग भी डाला हुआ था पिछले लेक्चर में ही। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को? बताओ, कोई एक बताओ। यस सर। चलो ठीक है। अब देखना कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, तो सबसे पहले हम लोगों को फिशर प्रोजेक्शन में देखना है इसका, कि फिशर प्रोजेक्शन में जो स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या होता है। इसमें सी डबल बॉन्ड OH, CH2OH, OH, H, OH, और अगर इधर OH है तो दूसरे साइड क्या रहेगा H, इधर H है इधर क्या रहेगा OH। अब यहाँ पे देखना है इसका मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो C6H12O6 आ रहा होगा, यहाँ पे चेक कर सकते हो इसमें। ये किस प्रोजेक्शन में? अभी यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन में, या ओपन चेन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं ग्लूकोज का। ये जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जो कि फिशर प्रोजेक्शन में दिखा रहा है। अभी इसी फिशर प्रोजेक्शन वाले स्ट्रक्चर को किसमें कन्वर्ट करना है? हेबार्ट प्रोजेक्शन में। एक नया प्रोजेक्शन है यहाँ पे, हेबार्ट प्रोजेक्शन। और जो पिछले क्लास में कुछ लिख रहे थे टर्म अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा, अल्फा बीटा भी जो आ रहा था वो इसी हेबार्ट प्रोजेक्शन के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, यहाँ पे समझ पाएंगे यहीं पे। अब देखने की ये जो सी डबल बॉन्ड ओ आ रहा है और यहाँ पे OH OH अलग अलग OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लोग रिएक्शन पढ़े हुए थे, अगर कुछ याद हो, इसको नोट नहीं करना, देख लो सिर्फ कि एल्डिहाइड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ हो, इसमें क्या बनता था प्रोडक्ट। मान लेते कि ROH 1 इक्विवेलेंट हो, तो अल्कोहल एल्डिहाइड का रिएक्शन अगर अल्कोहल के साथ हो रहा हो, इसमें प्रोडक्ट क्या बनता था? बताओ कोई एक। 2D अल्कोहल। यहाँ पे RC डबल बॉन्ड H, फाइनली नेम क्या होता था उसका? ये पाई बॉन्ड ओपन होगा तो एक तो जो OH आकर के ऐड हो रहा है, तो इसका OR वाला ग्रुप आकर के ऐड होता था। तो एल्डिहाइड में पड़े हुए हैं, इसमें क्या बन जाता था इस केस में? यही आकर के अटैक करता था, पाई बॉन्ड ओपन होता था। हाँ बताओ। ईस्टर। हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। ये क्या बनेगा इसमें? हेमी एसिटल। OH और OR दैट मींस हेमी एसिटल। तो हम लोग पढ़े हुए क्लास में इसी कंसेप्ट का यहाँ पर भी यूज करना है। अब इसमें होता है क्या यहाँ पे है, ये जो OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है 6 मेंबर रिंग में एग्जिस्ट करता है। अब जो ये OH ग्रुप है यहाँ पे फिफ्थ कार्बन का, उसको अगर नंबरिंग भी कर दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जनरली 6 मेंबर रिंग क्या होता है? स्टेबल होता है। अब यहाँ पे जो OH वाला पार्ट है इस ऑक्सीजन का, यही ऑक्सीजन का लोन पे आकर के अटैक करता है यहाँ पे इस कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड ओपन होता है यहाँ पे, और बाद में यही जो H है H+ रिलीज करेगा और ये O-H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। दैट मींस ये साइक्लिक हेमिसिटल का फॉर्मेशन कर लेगा, जैसे कि इसमें बन रहा था हेमिसिटल। अब देखो इसमें होता है क्या, ये तो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे है। अब इसको ध्यान से देखना यहाँ पे। अब इसको रिंग का फॉर्मेशन करना है कि ये जो वर्टिकल जैसा दिख रहा है फिशर प्रोजेक्शन में, इसको कुछ रोटेट कर दो यहाँ पे, और अगर रोटेट करता है इस केस में यहाँ पे देखने ध्यान से इसी पार्ट को, C डबल बॉन्ड OH, ये जो C डबल बॉन्ड आ रहा है वर्टिकल, इसको मैं 90 डिग्री से रोटेट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और जैसे रोटेट करोगे इसमें ये कुछ इस टाइप का दिखेगा तुम्हें यहाँ पे। अब इसमें देखने जब रोटेट कर रहे हैं, ये जो OH ग्रुप है ये कहाँ पे दिखेगा तुम्हें? डाउनवर्ड, इस टाइप से रोटेट कर रहा है यहाँ पे।
ये OH डाउनवर्ड, H अपवर्ड, और भी रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे इसको हम लोग। तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा, H OH, फोर्थ कार्बन की बात करें तो फोर्थ कार्बन पे इस टाइप से रोटेट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, और जब इस टाइप से रोटेट करें तो ये OH ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, नीचे यहाँ पे, और ये H। अब देखना कि जो फिफ्थ कार्बन का यहाँ पे ये आ रहा है, इसमें अगर नॉर्मली रोटेट करोगे, ये जो OH वाला पार्ट है, ध्यान से देख लो, उस बार नोट करो यहाँ पे, ये जो OH वाला पार्ट है वो कहाँ पे आना चाहिए था, इसमें नीचे, इस तरीके से OH नीचे, H इधर, और यहाँ पे CH2OH। फिफ्थ कार्बन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में क्या, तो जब नॉर्मली रोटेट करती है OH ग्रुप नीचे आएगा और ये H ऊपर, और ये CH2OH। बट जो अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, वो कौन सा कार्बन अटैक कर रहा है यहाँ पे, इस कार्बन पे जो अटैक करेगा फिफ्थ कार्बन का OH ग्रुप आकर के अटैक कर रहा है। दैट मीन्स इसको इस पे अटैक करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि प्रॉपर रिंग बने, तो किसी एक कायरल सेंटर पे दो एक्सचेंज अपने मन से कर सकते हैं, उससे उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। इसका कुछ याद आ रहा हो, लोग पढ़े हो स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, कि किसी भी कायरल सेंटर पे दो एक्सचेंज करेंगे वहां पे, या इवन एक्सचेंज, तो उससे उस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता यहाँ पे। अब इसमें करना क्या था, यहाँ पे है इस OH को मुझे यहाँ पे लाना, जिससे कि प्रॉपर रिंग बन सके। यहाँ पे इस OH ग्रुप को अगर यहाँ पे लाते हैं हम लोग, इसको OH को ले आओ यहाँ पे, CH2OH को नीचे, OH को इधर मैंने ले आया यहाँ पे, और CH2OH को नीचे। अब यही जो CH2OH नीचे आया था, उसको H के साथ एक्सचेंज करा देंगे, दो एक्सचेंज अभी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टू एक्सचेंज करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अब क्या रहेगा, इसमें H नीचे आ जाता है इसमें, और ये CH2OH। तो फिफ्थ कार्बन पे दो एक्सचेंज किया मैंने यहाँ पे। क्यों कर रहा हूँ दो एक्सचेंज, मुझे एक्चुअली करना क्या था, फिफ्थ कार्बन का जो OH है उसको अटैक करना था इस कार्बन पे, यहाँ पे एल्डिहाइड वाले कार्बन पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ओपन चेन वाले। अब जब यही आकर के अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब इसी के बेसिस पे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि अभी ये कैसा कार्बन था, sp2 कार्बन था, लेकिन जैसे अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पे आकर के अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ओपन होगा, O नेगेटिव, एक बॉन्ड इधर से बन जाएगा और एक सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाएगा यहाँ पे, दैट मींस 4 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 बन जाएगा। अब यहाँ पे दो दो प्रोबेबिलिटी है इस केस में। अब मैं डायक्ली रिंग का फॉर्मेशन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखोगे, जैसे ये ऑक्सीजन का लोन पे अटैक किया कार्बन पे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, तो H काफी एसिडिक नेचर का हो जाएगा, और यहाँ जो O- बना हुआ था, यही O- इसके एक H+ को एक्सेप्ट कर लेगा यहाँ पे। दैट मींस एक ये रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन जाता है यहाँ पे। ऑक्सीजन, अब इसमें देखना कि यहाँ पे जो बाकी जो ग्रुप आ रहा है यहाँ पे है, ये कौन सा कार्बन था, इस कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो रहेगा यहाँ पे H, और पाई बॉन्ड ओपन हो रहा है तो OH, देखते हैं यहाँ पे ध्यान से हम लोग, H OH, बाकी जो ग्रुप है H और OH वो AGT, OH H H और OH, यहाँ पर जो ग्रुप आ रहा है OH H, और इसमें भी जो ग्रुप है HCH2OH, और ये ऑक्सीजन रिंग का पार्ट हो जाता है यहाँ पे 6 मेंबर रिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये जो sp2 कार्बन था, अब जब ये आकर के अटैक कर रहा है यहाँ पे है, और नया कैरल सेंटर बन रहा है यहाँ पर, और जब ये नया कैरल सेंटर बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जा रहा है यहाँ पे है, इसमें जो OH ग्रुप है ये डाउनवर्ड भी हो सकता है और ये अपवर्ड भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कहीं ऐसा कंडीशन हो, एल्डिहाइड ग्रुप आ रहा हो कहीं पे, HC डबल बॉन्ड O R ग्रुप हो, इसमें कोई भी अगर OH आकर के अटैक कर रहा है यहाँ पे, OH- या जो भी ग्रुप हो इसमें, यहाँ पे Cl- मान लो यहाँ पे है, कि जैसे अटैक करती है क्या होगा, HCO- Cl और ये R, तो यहाँ पे ये 4 डिफरेंट ग्रुप आ जा रहा है इस कार्बन के अलावा यहाँ पे। दैट मींस ये कैरल सेंटर ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये R भी हो सकता है और S भी हो सकता है, या D एंड L के फॉर्म में बोले तो ये D और L दोनों हो सकता है यहाँ पे। दैट मींस कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का चेंज हो सकता है।
इसी के बेसिस पे यहाँ पे एक फॉर्म और आएगा यहाँ पे है, और इसका जो दूसरा फॉर्म रहता है यहाँ पे उसको ऐसे दिखाना, बाकी सब एलईडी रहता है इसमें। सिर्फ इस कार्बन जिसपे कि एल्डिहाइड वाला कार्बन था, एल्डिहाइड वाले कार्बन का जब pi बॉन्ड ओपन होगा ये O माइनस, तो यहाँ का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा दूसरे स्ट्रक्चर में। इसमें क्या रहेगा OH, या तो नीचे पहले में और दूसरे में क्या होगा OH ऊपर चला जाएगा, OH H OH H, बाकी सब एज इट इज, OH OH और H और CH2OH। अब यही जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ग्लूकोज का, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हेबार प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब देखना कि यही जो हेबार प्रोजेक्शन आ रहा है इसमें दो फॉर्म बन जा रहा है, क्योंकि ये नया कैरल सेंटर जनरेट कर दे रहा है यहाँ पे, और ये भी क्या था नया कैरल सेंटर आफ्टर रिएक्शन विद एल्डिहाइड। अब यहाँ पे देखना है कि जो OH है ये कौन सा ग्लूकोज था, स्टार्टिंग की बात करें हम लोग यहाँ पे, इसमें लास्ट कैरल सेंटर पे OH राइट साइड था, दैट मीन डी ग्लूकोज, ठीक है, था इसमें डी ग्लूकोज, और यही डी ग्लूकोज का ये हेबार प्रोजेक्शन आ रहा है यहाँ पे। अब इसी हेबार प्रोजेक्शन में देखना है कि दो फॉर्म आ रहा है। अब इसमें ध्यान से देखोगे, इसमें जो OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, इसमें ये डाउनवर्ड है और इसमें OH ग्रुप अपवर्ड है यहाँ पे है। ये OH ग्रुप अगर इस फीसर प्रोजेक्शन ये हेबार प्रोजेक्शन में अगर डाउनवर्ड आ रहा है इसमें, या इस ऑक्सीजन जो रिंग का ऑक्सीजन उससे अगर दूर दिखाया गया यहाँ पे, इस ऑक्सीजन से अगर दूर दिखाया जा रहा है OH को, या डाउनवर्ड रखा गया यहाँ पे है, दैट मींस ये जो फॉर्म होता है तुम्हारा अल्फा डी ग्लूकोज तो था ही, दो फॉर्म आ गए, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म। तो जब OH ग्रुप डाउनवर्ड है या इस ऑक्सीजन से दूर है यहाँ पे है, दैट मींस क्या बोलना अल्फा डी ग्लूकोज, और ये जो दूसरा वाला फॉर्म है इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोज में OH है अपवर्ड है यहाँ पे, या इस जो ऑक्सीजन रिंग का है उसी की तरफ है यहाँ पे, दैट मींस ये क्या आ जाएगा यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज, तो अल्फा बीटा इस तरीके से यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी देखना है इसमें कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पढ़े होंगे इसमें, यहाँ पे है इस कंपाउंड का नेम क्या होता है, कौन बताओगे इसमें इस कंपाउंड का नेम? फ्यूरान। फ्यूरान सही है इसमें, ये क्या है फ्यूरान। अब ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और भी आता है यहाँ पे है, इसका नेम क्या होता है फ्यूरान, और यहाँ पर 6 मेंबर रिंग हो, ये 5 मेंबर रिंग था और ये 6 मेंबर रिंग, इसको क्या बोलते हैं पायरन, ये याद रखना, ये तो पता है सब लोगों को फ्यूरान, ये क्या होता है इसमें पायरन। अब इसी का रेफरेंस यूज करते हुए जो पायरन वर्ड आ रहा है, इसमें भी 6 मेंबर रिंग था विथ वन ऑक्सीजन एटम इन अ रिंग, इसमें भी क्या आ रहा है 6 मेंबर रिंग आ रहा है 1 2 3 4 5 6 विथ वन ऑक्सीजन एटम इन अ रिंग। बट इसमें क्या था डबल बॉन्ड है तुम्हारा, यहाँ पे इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, बट फिर भी इसी का रेफरेंस यूज करते हुए इसका एक नेम और देते हैं यहाँ पे हम लोग, और इसी को बोलते हैं यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, और इसी का नेम क्या होता है यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। बीटा डी ग्लूकोज बोलो या फिर ये टर्म रह सकता है बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। तो यहाँ तक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर देखते हैं इसी में आगे हम लोग, पहले तो यहाँ तक ड्रॉ कर लो, इसको भी साइड में दिखा लोगे, इसी के बेसिस पे इसका नेम क्या है पायरन, इसी के बेसिस पे ये नेम आ रहा है यहाँ पे सेकंड वाला ग्लूकोपाइरानोज अल्फा एंड बीटा वाला जो आ रहा है यहाँ पे।
कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब लोग यहाँ तक? ये फर्स्ट कार्बन था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन था यहाँ पे। इसमें अगर नंबरिंग की बात करोगे इसमें तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स कार्बन। इसमें भी सेम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। चलो इसी स्ट्रक्चर में कुछ और भी चीजें देखना यहाँ पे हम लोगों को। तो ये जो 6 मेंबर रिंग आ रहा है यहाँ पे, इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखना कि ये भी 6 मेंबर रिंग है, और कुछ याद हो 6 मेंबर रिंग में जो कि साइक्लोहेक्सेन होता था, उसमें हम इस टाइप का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। किस फॉर्म में ये यहाँ पे अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए इसको, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म। तो ये भी क्या रहा है इसमें, चेयर फॉर्म। कुछ लोग नोट डाउन कर, नोट डाउन कर लो इसको, मैं इरेज नहीं कर रहा इसको। ये किस फॉर्म में, चेयर फॉर्म। तो ये भी 6 मेंबर का रिंग है, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 मेंबर रिंग को हम लोग इस फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन वाले को 6 मेंबर रिंग में लोग ड्रॉ कर रहे थे यहाँ पे। अब इसमें होता है क्या यहाँ पे है, इस केस में OH यहाँ पे ऑप्शन था, OH वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस चेयर फॉर्म में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया जाए इसमें, या वर्टिकली अपवर्ड, तो कौन सा किस पोजीशन पे होता है ये OH, एक्सियल या इक्वेटोरियल? कुछ याद हो इसमें, वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाया जा रहा है। जब वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो वो क्या रहता है, एक्सियल पोजीशन। देखते हैं यहाँ पे, ये OH, फिर इसमें क्या रहेगा यहाँ पे, OH 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 CH2OH। जबकि बीटा वाला जो फॉर्म रहता है यहाँ पे तुम्हारा, इसमें O, इसमें OH, सिर्फ इसी पे चेंज होता है। इसमें जो फर्स्ट कार्बन था यहाँ पे, अल्फा वाले केस में OH वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसमें इस पोजीशन पे रहेगा OH। बाकी सब तो एज इट इज, OH OH OH, और इसमें क्या रहेगा यहाँ पे तुम्हारा CH2OH। बाकी H अंडरस्टूड है कि H भी रहेगा। अब यहाँ पे देखना था कि ये जो OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये एक्सियल पोजीशन पे है, और इसके अलावा बाकी सब जो ग्रुप है इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, बाकी तो सब इक्वेटोरियल पे रहेगा ही। इसमें जो फर्स्ट कार्बन का OH है बीटा वाले केस में, वो भी कहाँ पे आ जाता है, इक्वेटोरियल पे। इसमें तुम्हें सोच के बताना है कि बीटा डी ग्लूकोज में और लार्जर ग्रुप, एस तो जो है ही, हर एक कार्बन पे एक एक H भी होगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो OH या CH2OH ग्रुप जो लार्जर ग्रुप है, इसमें और लार्जर ग्रुप प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, जबकि इसमें एक OH ग्रुप जो आ रहा है एक एक्सियल पे आ गया, और बाकी सब इक्वेटोरियल इसमें भी है। इसमें सारा लार्जर ग्रुप इक्वेटोरियल पे, इसमें एक एक्सियल पे आ जा रहा है। तो तुम्हें ये बताना है कि दोनों में से मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा है। दोनों में से मोर स्टेबल फॉर्म कौन सा रहेगा इसमें, बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल। बिल्कुल सही। तो बीटा डी ग्लूकोज क्या रहेगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि वहां पे जितना भी लार्जर ग्रुप है वो सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हुए थे, अगर कुछ याद आ रहा हो इसमें, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में साइक्लोहेक्सेन का, कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ लार्जर ग्रुप प्रेजेंट एट
इक्वेटोरियल पोजीशन, देन दैट फॉर्म इज मोर स्टेबल। यहाँ पे क्या हो इस केस में, ये मोर स्टेबल है। अब इसका जो बेसिकली होता है यहाँ पे है, ये जो ओपन चेन फॉर्म, अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ओपन चेन फॉर्म। रिएक्शन के बाद ये इस टाइप का आ जाता है। अब ये भी ओपन चेन है और ये भी ओपन चेन है। ये जब आकर के अटैक कर रहा था देन ये साइक्लिक फॉर्म बनता था। अब होता है क्या यहाँ पे, ये एक इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करता है यहाँ पे, इस तरीके से दिखा यहाँ पे है। ये एक अलग से हम लोग देखेंगे फिगर यहाँ पे है। इसमें जो बीटा डी ग्लूकोज का जो अमाउंट होता है, दो फॉर्म बन गए, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और एक ये ओपन चेन स्ट्रक्चर। इसमें जो बीटा डी ग्लूकोज का परसेंटेज होता है तुम्हारा, वो 64% के आसपास रहेगा। और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है, इसका जो परसेंटेज होता है, ये लेस स्टेबल एज कंपेयर टू बीटा डी ग्लूकोज। दैट मीन इसका जो अमाउंट होता है 36%, और ये जो आता है यहाँ पे 0.02%। वैसे तो ऑलमोस्ट 36 प्लस 64 100 हो गया, बट कुछ जो बच जाता है यहाँ पे 0.02%, बहुत ही कम अमाउंट में ये ओपन चेन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो मेनली जो ग्लूकोज होता है वो हेवार प्रोजेक्शन, दैट मींस साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, उसमें भी ज्यादा अमाउंट में कौन सा रहता है, बीटा डी ग्लूकोज। रीजन क्या बताओ, बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में क्यों है, क्योंकि इसमें जितना भी लार्जर ग्रुप है, जब चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं वो सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाता है, जबकि इसमें एक OH ग्रुप एक्सियल पे अगर दैट मींस वो लेस स्टेबल आता है, कम अमाउंट में रहेगा वहां पे। ये 64% बीटा डी ग्लूकोज, 36% और 0.02% ये भी रहता है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर भी साइड में दिखा दो लोग, यहाँ पे जो चेयर फॉर्म वाला यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज का, और ये अल्फा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो ग्लूकोज था वो कैसा शुगर था, रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग। बताओ इसमें ग्लूकोज कैसा शुगर था, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। चेक करो, जैसे याद होना चाहिए इसमें ग्लूकोज रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर था, ये क्या था, Reducing ग्लूकोज sugar. एक रिड्यूसिंग शुगर था। और रिड्यूसिंग शुगर हम लोग की याद है, बट अगर स्ट्रक्चर दे दिया जाए, 4 ऑप्शन उसमें गिवन हो, कि 4 ऑप्शन के बेसिस पे उसमें इसी टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया गया वहां पे, और उसमें पूछा जाए कि कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, तो स्ट्रक्चर को देख करके कैसे आइडेंटिफाई करना है। साइक्लिक फॉर्म में अगर स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें पूछा जाए कौन सा रिड्यूसिंग और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग। तो रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या कंडीशन, एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ था नीचे कि रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या कंडीशन था। देखो रिवाइज भी करो एक बार उसको, उसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए वहां पे। Aldehyde group और कीटोन ग्रुप फ्री होना चाहिए। वो तो रहेगा ही, बट जहां पर लोग रिड्यूसिंग शुगर लिखे हुए थे डिफिनेशन, उसके जस्ट नीचे मैंने पॉइंट लिखाया हुआ था कि कंपाउंड शुड हैव वन एसिटल सॉरी हेमी एसिटल ग्रुप। तो हेमी एसिटल फंक्शन ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर इस कार्बन को ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है मैंने यहाँ पे, इस कार्बन पे एक OH ग्रुप भी आ रहा है यहाँ पे, और इसी कार्बन पे एक OR ग्रुप भी है, O और यहाँ पे कार्बन है, दैट मींस ये OR ग्रुप। इसी कार्बन पे एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये हेमिसिटल कार्बन है। और यहाँ पर भी सेम, इसी कार्बन पे एक OH ग्रुप भी है और इसी कार्बन पे एक OR ग्रुप भी आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये भी कैसा कार्बन है, हेमिसिटल। इस कंपाउंड में हेमिसिटल ग्रुप भी प्रेजेंट है, दैट मींस ये रिड्यूसिंग शुगर हो पाता है। क्योंकि जब ये टॉलरेंस रिएजेंट दैट मींस AgNO3 + NH4OH बेसिक मीडियम में जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो हेमिसिटल एल्डिहाइड फिर से बन जाता है, और एल्डिहाइड हम लोग को पता है कि टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है,
दैट मीन्स ये क्या रहेगा, रिड्यूसिंग शुगर। तो जब साइक्लिक स्ट्रक्चर गिवन हो इस टाइप से, उसमें पूछा जाए कि रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, इसमें चेक करना ये रहेगा कुछ कंपाउंड्स में कोई हेमिसिटल फंक्शन ग्रुप है या नहीं है। एक भी हेमिसिटल फंक्शन ग्रुप आ गया दैट मीन्स रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हेमिसिटल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, हेमिसिटल कार्बन यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स ये सब क्या रहेगा, रिड्यूसिंग शुगर। इसी में एक पॉइंट और भी, ये जो कार्बन आ रहा है, हर एक कार्बन का जो आ रहा है यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, तो सिर्फ इसी हेमिसिटल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का। और इसी एक ही कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में, इसी कार्बन को हम लोग बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। इसी कार्बन को कुछ पार्ट तो नोट करो, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वहां पे। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया तुम लोग, चेयर फॉर्म वाला यहाँ पे है। तो चेयर फॉर्म वाला जो स्ट्रक्चर है जल्दी से ड्रॉ कर लो यहाँ पे, क्योंकि इसी में बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है। तो देखो बस एक वर्ड ऐड करना था यहाँ पे, जिस कार्बन पे स्टार लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है हेमिसिटल कार्बन पे, इसी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे है, एनोमेरिक कार्बन। इसी कार्बन को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। और इसको भी क्या बोलेंगे, सेम एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ऐसा कुछ बायो में वर्ड सुने होंगे, एनोमर और ईपीमर, ऐसा ये दो वर्ड तुम लोग सुने वहां पे, एनोमर और ईपीमर। जब बायो में पढ़े होगे बायो मॉलिक्यूल्स, कीवर्ड वो आता है वैसे वहां पे एनोमर और ईपीमर। तो ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े तो हम अलग से भी देखेंगे एनोमर और ईपीमर को। बट एनोमर को भी ध्यान रखना है कि हेमिसिटल या एसिटल कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे, ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं, उसी कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमेरिक कार्बन। और इस कार्बन को बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन। और अल्फा एंड बीटा में जो डिफरेंस आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, वो ओनली एनोमेरिक कार्बन पे ही डिफरेंस आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, बाकी सब एज इट इज है कॉन्फ़िगरेशन वाइज। इसी में OH अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे, ऐसे ही कंपाउंड्स को बोलते हैं कि इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या होगा, एनोमर्स का। तो नीचे एक पॉइंट नोट भी करते हैं यहाँ पे है, तो अलग से भी पढ़ेंगे एनोमर और ईपीमर, बट यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है जिसको याद रखना है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर, आर एनोमर ऑफ ईच अदर। बाकी प्रॉपर डेफिनेशन भी आगे देखेंगे एनोमर ईपीमर होता क्या है। बाकी ध्यान ये रखना है कि अगर हेमी एसिटल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डिफर कर रहा हो, बाकी सब एज इट इज हो, इसी दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोमर। और इसी कार्बन को क्या बोलते, जिस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है उस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन। तो नोट डाउन करो यहाँ पे जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे है। तो इसको कंप्लीट नोट करो यहाँ पे, हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, इसी से रिलेटेड इसी स्ट्रक्चर से है। म्यूटा रोटेशन,
यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग। यहाँ पे एक यहाँ पे डिफिनेशन होता है म्यूटा रोटेशन का, उसको यहाँ पे नोट डाउन करोगे फिर आगे समझते हैं कि क्या रहेगा म्यूटा रोटेशन। तो ठीक है, इसमें एक पॉइंट नोट कर लो, यहाँ पे म्यूटा रोटेशन में पहले, उसको देखेंगे फिर आगे हम लोग। द स्पॉन्टेनियस चेंज, the spontaneous change, the spontaneous change that takes place, the spontaneous change that takes place in the optical rotation of that takes place in the optical rotation of alpha and beta anomers, in the optical rotation of alpha and beta anomers of a sugar, alpha and beta anomers of a sugar when they are dissolved in the water, when they are dissolved in the water, when they are dissolved in the water, full stop. This change in optical rotation, this change in optical rotation, this change in optical rotation at equilibrium, this change in optical rotation at equilibrium, this change in optical rotation at equilibrium is called mutarotation. This change in optical rotation at equilibrium is called mutarotation. Is called mutarotation. सुन लोगे ध्यान से, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। The spontaneous change that takes place in the optical rotation of alpha and beta anomers of a sugar when they are dissolved in the water, when they are dissolved in the water, full stop. This change in optical rotation at equilibrium is called mutarotation. Is called mutarotation. अब समझते हैं इसको, म्यूटारोटेशन है क्या यहाँ पे है। अब यही जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, ये किस फॉर्म में, अभी यहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ओपन चेन में, अभी ये साइक्लिक नहीं है यहाँ पे, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और ये साइक्लिक आ गया यहाँ पे। अब इसमें होता क्या है, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये अपने साइक्लिक फॉर्म से इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है यहाँ पे। इस तरीके का दिखा दोगे यहाँ पे। और एक्चुअली में जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये 36% आ रहा था, ये 64% आ रहा था, और ये 0.02% आ रहा था। एक्चुअली ये इसी इक्विलिब्रियम पे ही ये 64%, ये 36%, और ये बहुत ही, वैसे तो ऑलमोस्ट में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 100% यही आ गया, बट थोड़ा अमाउंट में 0.02% ये भी होता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट करता है। तो मेनली ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है यहाँ पे। अब देखना यहाँ पे होता है क्या है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज है यहाँ पे है, स्टार्टिंग में इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है यहाँ पे है, नेमिंग तो नोट कर दिए होंगे सब लोग इसमें। अब इसी में जो अल्फा डी ग्लूकोज है, तुमने एक नया स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूं। अब इसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है इसका, अल्फा का जो वैल्यू होता है यहाँ पे है वो +911 12 डिग्री होता है यहाँ पे। अल्फा का जो वैल्यू रहेगा +112 डिग्री, और अगर प्लस में लिखा जा रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लिवो रोटेटरी, बताओ इसमें तुम लोग, अगर प्लस में लिख रहे हैं वैल्यू सही है तो वो क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब इसमें जो रहता है यहाँ पे, और अल्फा का जो वैल्यू है यहाँ पे है, ये बीटा वाला बीटा डी ग्लूकोज में अल्फा का वैल्यू
ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू वो क्या रहा था उसमें प्लस 19 डिग्री। ये सब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू है इसके लिए है, ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हुए थे आइसोमेरिज्म में। अल्फा थीटा एक वहां पे पढ़े थे, स्पेसिफिक रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन, तो वहीं पे अल्फा है। यही अल्फा क्या रहा है इसमें, ऑप्टिकल रोटेशन बोल लो या फिर स्पेसिफिक रोटेशन, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यही स्पेसिफिक रोटेशन दिया जाता है। यही जो आ रहा है 112 डिग्री और ये प्लस 19 डिग्री। बट ये अभी जब नॉर्मल कंडीशन में तो फिर ये ऑप्टिकल रोटेशन होता है अल्फा डी ग्लूकोज का एंड बीटा डी ग्लूकोज का। अब इसी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को वाटर में अगर डिजोल्व कर दिया जाए, जैसे वाटर में डिजोल्व किया जाए इस दोनों को, ये अपना ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर लेता है। और जो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज होता है इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटा रोटेशन। ध्यान से सुन लोगे फिर से। इसमें क्या रहा है, जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, स्टार्टिंग में इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है प्लस 112 डिग्री है, और जब बीटा डी ग्लूकोज है उसका प्लस 19 डिग्री है। लेकिन जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो अपना ऑप्टिकल रोटेशन ये चेंज कर लेता है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जाएगा। और जो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो जा रहा है इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन के नीचे ये डायग्राम फिर से दोबारा ड्रॉ कर लो, सबको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है इसमें। और ये इक्विलिब्रियम का साइन दिखा दोगे वहां पे। ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज और ये बीटा डी ग्लूकोज। और एक्चुअली इक्विलिब्रियम पे ही 36% ये रहा था यहाँ पे, और 64% ये और 0.02% ये रहेगा। Electro solution specific rotation of alpha D glucose decreases to plus 52.7 degree. Second point में in aqueous solution specific rotation of, पूरा लिख देता हूँ, in aqueous solution specific rotation of beta D glucose increases to plus 52.7 डिग्री। डायग्राम पे ये पॉइंट नोट करना है यहाँ पे।
तो ठीक है, आई थिंक कुछ बीच में नेटवर्क इशू आ रहा था, अब प्रॉपर विजिबल भी होगा और वॉइस भी आ रहा है। देखते हैं, कुछ लोग पूछ रहे हो सर मंडे से ऑफलाइन है क्या, तो ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा, बहुत ज्यादा चांस है कि ऑफलाइन होगा, तो जो भी रहेगा वो ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा। तो ठीक है, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुन लोगे। इसमें होता क्या है कि स्टार्टिंग में जो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू है +112 डिग्री, और ये क्या है +19 डिग्री। अब जैसे इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, दैट मींस इन एक्वस सॉल्यूशन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज डिक्रीज कर जाता है +52.7 डिग्री तक, जबकि जो बीटा डी ग्लूकोज है वो इंक्रीज करके +52.7 डिग्री तक आ जाता है। यही जो स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है जब वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, इसी को क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसी प्रोसेस को म्यूटा रोटेशन। क्लियर है यहाँ पे है। अब इसमें यहाँ पे और ये जो परसेंटेज होता है ये तुम्हारा इसी इक्विलिब्रियम पे, ये 36, 64 और ये 0.02%। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी नोट करना था यहाँ पे है कि जितना भी रिड्यूसिंग शुगर होता है यहाँ पे है, ऑल रिड्यूसिंग शुगर विल शो म्यूटा रोटेशन। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, all reducing sugar show muta rotation। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, जितना भी रिड्यूसिंग शुगर होगा वो म्यूटा रोटेशन शो कर सकता है वहां पे। दैट मींस जब वाटर में उसको डिसॉल्व किया जाए तो अपना स्पेसिफिक रोटेशन चेंज कर पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी में ऑप्शन में दे देगा कि नीचे ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शो म्यूटा रोटेशन, तो जो म्यूटा रोटेशन कौन सा शो करेगा, जो रिड्यूसिंग शुगर होगा, और उसका एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं कि कौन कौन सा रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्लियर है यहाँ तक? ये है कि हम लोग देख रहे थे म्यूटा रोटेशन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म था यहाँ पे, उसको याद रखना था यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक टर्म आ रहा था इसमें एनोमर और ईपीमर, उसको देखना यहाँ पे हम लोग। एनोमर एंड ईपीमर, तो देखने डालो इसमें एनोमर एंड ईपीमर। चल यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें पहले सबसे पहले देखना यहाँ पे एनोमर क्या होता है, यहाँ पे इसका एक डिफिनेशन उसको नोट करना है यहाँ पे एनोमर का। एनोमर्स में एक डिफिनेशन, इसको नोट कर लोगे पहले। एनोमर्स आर डायस्ट्रियोमर्स। Anomers are diastereomers that differ in the configuration. Anomers are diastereomers that differ in the configuration. That differ in the configuration. That differ in the configuration at the acetal or hemiacetal carbon atom. At the acetal or hemiacetal carbon atom. At the acetal or hemiacetal carbon atom of a sugar. At the acetal or hemiacetal carbon atom of a sugar in its cyclic form. In its cyclic form. In its cyclic form.
मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लोगे। एनोमर्स आर डायस्ट्रियोमर्स that differ in the configuration at the acetal or hemiacetal carbon atom of a sugar in its cyclic form. In its cyclic form. अब यहाँ पे जो लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे कि ये स्ट्रक्चर आ रहा था और एक ऊपर जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था अभी अल्फा डी ग्लूकोज वाला, यहाँ पे इसमें क्या था, OH डाउनवर्ड था, H बाकी तो सब एज इट इज था, OH H OH H H और ये CH2OH। इसमें जो दो स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसी एक कार्बन पे डिफर कर रहा है, और वो कैसा कार्बन था, हेमीएसिटल कार्बन है। तो अगर पूरे मॉलिक्यूल में जो भी साइक्लिक फॉर्म में आ रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ हेमीएसिटल या किसी एसिटल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे, तो ऐसे दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन क्या आएगा, एनोमर। ये दोनों एक दूसरे का क्या आएगा, एनोमर, क्योंकि सिर्फ हेमीएसिटल कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसके नीचे एक डेफिनेशन के नीचे एग्जांपल नोट भी कर लेते हैं कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। हम लोग पहले भी लिखे हुए थे, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर, आर एनोमर ऑफ ईच अदर। और ऐसा एक एग्जांपल लिख लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रुक्टोज वाले केस में, अल्फा डी फ्रुक्टोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, बीटा डी फ्रुक्टोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर। तो एनोमर के डिफिनेशन के नीचे ये दोनों एग्जांपल नोट करना था कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, जो कि सामने दिख भी रहा है ग्लूकोज वाले केस में, और उसी तरह जब फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो फ्रुक्टोज वाले केस में भी वहां पे दिखेगा क्लियरली कि सिर्फ हेमीएसिटल कार्बन एटम पे डिफर करता है, ये एसिटल कार्बन पे वहां पे। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज का रिलेशन क्या होगा, एनोमर्स का, और फ्रुक्टोज के केस में भी सेम। नेक्स्ट है इसमें ईपीमर। ईपीमर, अब इसका भी डिफिनेशन नोट कर लोगे, पहले ईपीमर का देखते हैं, इसका भी एग्जांपल। यहाँ पे ईपीमर का भी डिफिनेशन नोट करना है। डायस्ट्रियोमर्स with more than one stereocenter, diastereomers with more than one stereocenter, that differ in the configuration, diastereomers with more than one stereocenter that differ in the configuration, about only one stereocenter, that differ in the configuration about only one stereocenter, in bracket other than anomeric carbon, in bracket other than anomeric carbon are called ephemer, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसका भी डिफिनेशन ध्यान से सुन लोगे। डायस्ट्रियोमर्स विथ मोर देन वन स्टीरियोसेंटर that differ in the configuration about only one stereocenter, in bracket other than anomeric carbon are called ephemer.
आर कॉल्ड ईपीमर। अब इसका ये जनरल सा पॉइंट है इसमें। अब इसके लिए कोई साइक्लिक फॉर्म होना कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। इसका हम लोग देखें यहाँ पे हम लोग चेक करें अगर ये CHO CH2OH OH OH इस कंपाउंड का नेम क्या था? कौन बताओगे इसमें इन कंपाउंड्स का नेम? D-ribose, क्लास में ड्रॉप किए गए थे। D-ribose, एक मिनट वेट करोगे? बिल्कुल सही है, डी राइबोज रहेगा वहां पे। तो ठीक है, तो ये क्या था इसमें? डी राइबोज। अब इसी में क्या किया जाए इस केस में? यहाँ पे है CHO CH2OH H OH OH H। अब इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन इसको डिफर कर दिया है, जिसका जो नेम होता है नेम ही चेंज हो जाता है। इसका नेम आ जाता है डी-राबिनोज। तो यहाँ पे जब तीनों राइट साइड ही रहेगा तभी यहाँ पे क्या होगा, ये राइबोज। एक भी चेंज हो गया तो इसका नेम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे चेक करना ये है कि ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पे चेक करना है कि सब कुछ तो सेम है, बट इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर गया है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है वो हेमिसिटल या एसिटल कार्बन भी नहीं है। दैट मींस ये एनोमर्स का रिलेशन तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एनोमर्स का रिलेशन होने के लिए एसिटल या हेमिएसिटल कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे, वो भी साइक्लिक फॉर्म में। इसके बीच में जो रिलेशन आएगा यहाँ पे, ये सिर्फ एक ही कायरल सेंटर पे, सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, जो कि सेकंड आ रहा है यहाँ पे। और सिर्फ एक ही स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करे, ऐसे कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईपीमर। इसके बीच में रिलेशन क्या आ जाता है यहाँ पे? ईपीमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा ईपीमर है, ये किस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है? यहाँ पे सेकंड कार्बन पे, जिसको हम बोलते हैं C2 ईपीमर। क्लियर है यहाँ पे? तो जिस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा दोनों कंपाउंड्स में, वही उसका नेम आ जाएगा C2 ईपीमर। अगर थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर करता है दोनों कंपाउंड्स का, उसका नेम क्या आता है? C3 ईपीमर। यहाँ पे सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, दैट मींस C2 ईपीमर। क्लियर है यहाँ पे? है नेक्स्ट है इसमें और भी कुछ एग्जांपल अगर देखें यहाँ पे हम लोग, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इस केस में। CHO CH2OH OH OH H OH। ये क्या होता है इसमें? डी ग्लूकोज। अब इससे एक स्ट्रक्चर और लिया जाए, यहाँ पे है CHO OH H H OH H OH। अब इन दोनों कंपाउंड के बीच में देखना है कि रिलेशन क्या आएगा यहाँ पे है। इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, वो चेक करना है। तो सबसे पहले देखना है कि एक ही कायरल C3 सेंटर पे ईपीमर। कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है, तो वो चेक करना है वहां पे। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा होगा। चेक करो इसमें, यहाँ पे है किस कार्बन पे डिफर कर रहा है कॉन्फ़िगरेशन? C3, फोर्थ पे, और सिर्फ एक ही पे कर रहा है, और इसका नेम भी जो आता है उसको बोलते हैं लोग डी गैलेक्टोज। ये क्या जाएगा? डी गैलेक्टोज। यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर रहा है, और वो एसिटल और हेमिसिटल कार्बन भी नहीं है। दैट मींस इसके बीच में जो रिलेशन रहेगा ईपीमर, कौन सा ईपीमर होता? C4 ईपीमर। क्लियर है यहाँ पे? ईपीमर का भी डेफिनेशन क्लियर हो यहाँ पे है।
कि सिर्फ एक ही कारण पे कन्फिगरेशन डिफर करे, और जिस कारण पे कन्फिगरेशन डिफर करे तो वही ईपीएमआर हो जाएगा। सेकंड कारण पे तो C2 ईपीएमआर, फोर्थ कारण पे तो C4 ईपीएमआर। इस तरीके से चेक करना है यहाँ पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे थे, और इसमें एक टर्म ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके होंगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, इर्थ्रियोज और थ्रियोज। बताओ सब लोग, ऐसा हम लोग पढ़े हुए हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, यस या नो? इर्थ्रियोज और थ्रियोज। याद आ रहा है तुम लोगों को? कुछ ऐसा कुछ पढ़े हम लोग स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, इर्थ्रियोज और थ्रियोज। मतलब कोई बताओ, हम ये सुने कभी? नहीं सुने ये टर्म? नहीं सुने? देखो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे इसमें रहता है क्या है। ये जो टर्म है इर्थियोज और थ्रियोज, वैसे हम लोग ऑलरेडी क्लास में किए हुए हैं, जाकर के देखोगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म में। इस केस में होता है क्या, यहाँ पे है CHO CH2OH। ये नया टर्म है, अगर लिख रहे हो तो अलग से हेडिंग डाल लोगे इसमें नीचे। इसके बाद OH OH H और H, CHO CH2OH H OH OH और H, यही जो फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। या फिर एक और मैं ड्रॉ कर लो यहाँ पे, CHO CH2OH OH OH और H, और इसी का एक और ड्रॉ कर लूं मैं यहाँ पे, CHO CH2OH। इसी का मिरर इमेज है बेसिकली है, और इसी का मिरर इमेज यहाँ पे है H और OH। इसमें जो देखना है कि जब दोनों OH ग्रुप अब इर्थ्रियोज और थ्रियोज जो वर्ड यूज करते हैं वो इसी पार्टिकुलर कंपाउंड के लिए करते हैं। यहाँ पे CHO CH2OH, दैट मींस दो ही कायरल सेंटर आ रहा हो वहां पे, और दो ही कायरल सेंटर हो, और इसमें CHO CH2OH आ रहा हो। अब इसमें जो दोनों OH ग्रुप अगर सेम साइड आ रहा है यहाँ पे तीसरा प्रोजेक्शन में, तो दोनों OH ग्रुप सेम साइड आ रहा है यहाँ पे, अगर इसी को हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पे इर्थ्रियोज। और इसमें जो दोनों OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे तीसरा प्रोजेक्शन में अपोजिट साइड आ रहा है, दोनों एक दूसरे से दूर थ्रो किया गया है यहाँ पे, और दोनों एक दूसरे से दूर दूर थ्रो किया गया है, दैट मींस थ्रियोज। क्लियर है यहाँ पे है? तो दोनों OH ग्रुप इस दो कैरल सेंटर वाले कंपाउंड्स में दोनों OH ग्रुप तीसरा प्रोजेक्शन में अलग अलग रखा गया है, एक दूसरे को दूर थ्रो किया गया, दैट मींस थ्रियोज। और ये क्या है, इर्थ्रियोज। ये दोनों जो रहा था इर्थ्रियोज और ये थ्रियोज। अब इसमें चेक करते हैं यहाँ पे है इर्थ्रियोज में ओवरऑल ये इर्थ्रियोज और ये थ्रियोज है। बाकी अगर स्पेसिफिक पूछा जाए इसमें ये कौन सा इर्थ्रियोज है, ये फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है इसमें, इसका जो कन्फिगरेशन है डी है यहाँ पे ओवरऑल, इसको हम बोलेंगे डी डी इर्थ्रियोज। और ये क्या रहता है यहाँ पे एल, और इसी तरह ये क्या रहता है यहाँ पे है OH, इसमें इस साइड आ रहा है इसमें, दैट मींस ये एल थ्रियोज और ये डी थ्रियोज। तो दोनों ये थ्रियोज ही है। बाकी डी और एल को अगर ऐड करना हो, ये क्या आता है तुम्हारा डी वाला और ये एल वाला, क्योंकि इस कार्बन के बेसिस पे चेक कर रहे हैं हम लोग OH कहाँ पे है उसमें। तो इसका कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, अब यहाँ पे उसको चेक करते हैं। ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी क्लास में किए होंगे, इर्थ्रियोज और थ्रियोज वाला पार्ट।
नेक्स्ट है इसमें ग्लूकोज का प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज का प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखें जो ऑलरेडी क्लास में किए हुए C12 H1022O11, किसका मोलिकुलर फार्मूला आ रहा है यहाँ पे C12 H22O11 सुक्रोज। सुक्रोज का। ये क्या आ रहा है सुक्रोज। और जब सुक्रोज का ये हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो क्या बनता था, कुछ याद आ रहा हो जो पीछे पड़े हुए हैं। जब ग्लूकोज सुक्रोज का प्लस हाइड्रोलिसिस फ्रुक्टोज। किया जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज और क्या बनता था चेक करो उसमें बीटा डी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। अब चीजें क्लियर होना चाहिए, हम लोग फ्रुक्टोज का भी देखेंगे बीटा क्या होता है, बट अल्फा बीटा ग्लूकोज का क्लियर आ गया कि कैसे आ रहा है वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। तो जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो वहां से ग्लूकोज मिल पा रहा है, ठीक है, फ्रुक्टोज भी साथ में मिलता है बट ओवरऑल ग्लूकोज मिल पाता है यहाँ से। एक तो ये मेथड आ गया यहाँ पे ग्लूकोज के प्रिपरेशन का। एक और सेकंड मेथड है इसमें, यहाँ पे ये नोट करते जाओगे, इसमें कुछ नया नहीं है यहाँ पे। C6H10O5 ये n टाइम्स आ रहा हो और इसका अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन, दैट मींस हाइड्रोलिसिस। मान लेते हैं ये क्या हो, अब स्टार्च या सेलुलोज जो भी रहे यहाँ पे, मान लेते हैं कि अगर स्टार्च हो, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे वो कौन सा ग्लूकोज बनता है, पीछे में पढ़े हुए भी है। स्टार्च का हाइड्रोलिसिस पीछे देखो पेज पर क्या है, जहां हम पढ़े थे पॉलीसेकेराइड्स। जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो क्या बन रहा था वहां पे अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज। और यही अगर यहाँ पे सेलुलोज होता, मोलिकुलर फार्मूला दोनों का सेम रहता है, अगर सेलुलोज होता तो बीटा डी ग्लूकोज। इसी में अगर देख लेते अगर यही C6H10O5 और यही अगर सेलुलोज होता यहाँ पे, इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा होता तो ये क्या बन जाता यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज। बाकी अब अल्फा बीटा पता है कि क्या है वहां पे है। तो मेनली यही दो मेथड है प्रिपरेशन का, सुक्रोज या फिर स्टार्च एंड सेलुलोज का जब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो वहां से ग्लूकोज मिल पाता है। नेक्स्ट है इसका केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों प्रिपरेशन मेथड देख रहे थे, इसमें सुक्रोज या स्टार्च एंड सेलुलोज में से अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो वहां से ग्लूकोज मिल पाएगा। एन टाइम्स यहाँ पे आते, इसको एन टाइम लिख लेते हैं, यहाँ पे है n molecules of alpha D glucose and n molecules of beta D glucose. अब इसमें दो ही डालना है यहाँ पे, जो केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज है, इसमें फर्स्ट पार्ट है इसमें रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप के कारण रिएक्शन। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ। OH ग्रुप के कारण रिएक्शन, दैट मींस वो ओपन चेन फॉर्म में रहेगा वहां पे है, या फिर साइक्लिक फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म साइक्लिक ही रहता है, तो उसी फॉर्म में ड्रॉ करो।
OH H, कोई भी अल्फा या बीटा वाला फॉर्म ले लेते हैं यहाँ पे। बीटा वाला फॉर्म लेना तो बीटा वाला ले सकते हो, इसमें OH H मोस्ट स्टेबल फॉर्म है वो। OH H HCH2OH। अब यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखना रहेगा यहाँ पे। सबसे फर्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे CH3COCl विथ pyridine, या विदाउट pyridine में रहेगा सेम काम होगा, या इसी में पूछ दिया था AC2O एसिटिक एनहाइड्राइड विथ pyridine। AC2O क्या, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे देखना है कि रिएक्शन क्या होगा इसका, यहाँ पे वो चेक करना है इस केस में। इसको नोट भी करो। अब अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ देखो, इसमें मैं इसको नोट नहीं करना, सिर्फ देखोगे कि अल्कोहल कहीं पर आ रहा है और इसका रिएक्शन CH3COCl के साथ हो रहा है, pyridine दिया गया तो वो भी ठीक है, विदाउट pyridine रहेगा। इसमें क्या बनता था प्रोडक्ट, कुछ याद आ रहा हो इसमें? बताओ, कोई एक बताओ इसमें। ईस्टर। सही है, तो इसमें क्या बन जाता है, ईस्टर। दैट मींस यही ऑप्शन का लोन पे आकर के अटैक करता था, 5 बॉन्ड ओपन होता था लोन पे, जैसे नेगेटिव चार्ज जैसे रिटर्न पे का ये Cl बाहर चला जाएगा। दैट मींस ये क्या बन जाता था, ईस्टर प्लस Cl माइनस, और ये H बाहर चला जाता था, HCl। क्लियर है यहाँ पे? ये जो ग्रुप है यहाँ पे, ये Cl तो बाहर चला गया और ये एसिटाइल ग्रुप आकर के ऑप्शन के साथ ऐड हो गया, ये एसिटाइल ग्रुप आकर के ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। ऐसा ही कुछ प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। इसमें कितना OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे है, एक ये OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पर भी OH ग्रुप आ रहा है, और यहाँ पर भी 5 OH ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। और CH3COCl का नेम क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड। CH3COCl का नेम क्या है, एसिटाइल क्लोराइड। या फिर जब एनहाइड्राइड भी होता इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें भी सेम होता, यहाँ पर आकर के अटैक करता, पाई बॉन्ड ओपन होता, रिटर्न बैक और ये बाहर चला जाता। तो दोनों में से जो भी रहे प्रोडक्ट तो यही बनना था। और ये ओवरऑल क्या ऐड आकर के हो रहा है, C डबल बॉन्ड O C, ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप, और इसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे AC। क्लियर है यहाँ पे है? तो C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। शॉर्ट में इसी को क्या लिखते हैं, AC, जो कि यहाँ पर भी यूज किया गया AC2। इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे है, ये कुछ इस तरीके का रहेगा, देख लोगे ध्यान से इसमें। O, अब यहाँ पे क्या रहेगा O, और इसी O के साथ ये COCH3 ग्रुप आकर के ऐड हो गया है, और इसी के लिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ इसी को OAC। AC लिख देने का मतलब क्या है, COCH3 ग्रुप आकर के ऐड हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे। ये क्या रहेगा, OACH। हर एक अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करेगा, एक्सेस में रहेगा वो अंडरस्टूड है, जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मिल जाएगा। OAC, यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा OAC, जैसे भी लिखो इसको, यहाँ पे इस टाइप में लिखो OAC H CH2OAC। क्लियर है यहाँ पे है? तो जहां पर OH ग्रुप था, दैट मींस वो OH ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OCOCH3 OAC में। तो नोट डाउन भी करते जाओगे साथ में। तो फाइनली क्या बन जा रहा है इसमें, एसिटर, ये ईस्टर ग्रुप। तो फाइनली क्या ग्लूकोज से बन रहा था, कितना ईस्टर ग्रुप बन रहा था यहाँ पे 5, ये भी ईस्टर ये भी ईस्टर। इसका जो नेम होता है यहाँ पे ग्लूकोज पेंटा, या शॉर्ट में बोलते हैं ग्लूको पेंटा एसीटेट। ग्लूको पेंटा एसीटेट।
ग्लूकोपेंटा एसीटेट। देखो यहाँ पे एक एसीटेट वर्ड आ रहा है, इसमें यहाँ पे है, तो जहां भी एटी वर्ड आ रहा है, हम लोग पिछले क्लास के डिस्कशन में देखो, यहाँ पे ध्यान आ रहा है मुझे, यहाँ पे है कि एक वहां पे था कुछ कॉमन नेम था, आयल ऑफ विंटर ग्रीन, आयल ऑफ विंटर ग्रीन ऐसा कुछ टर्म आ रहा था, और उसमें जो एक उस कंपाउंड्स का नेम दे रखा था वहां पे है मिथाइल मिथाइल सैलिसाइलेट। सैलिसाइलेट। साइलेट। बिल्कुल, वो क्या था, मिथाइल सैलिसाइलेट। तो एक्चुअली में वो जो आ रहा था वहां पे है ये OH, और उसमें क्या आ रहा था वहां पे C डबल बॉन्ड OCS, ये OH, ये क्या है, सैलिसाइलिक एसिड। तो वहां पे H के साथ CH3 ना होकर के वो एस्टर बनाता है वहां पे एक्चुअली, तो C डबल बॉन्ड OCH3, तो क्या रहता है उसमें एस्टर ऑफ, यहाँ पे जो CH3 होता है C डबल बॉन्ड OH और ये OH, ये सैलिसाइलिक एसिड है। अब मिथाइल सैलिसाइलेट अगर लिखना हो तो ये ऑक्सीजन OH के साथ में ऐड होकर के CH3 कहां पे आ जाता है, इसमें एसिड वाले में आकर के ऐड होता है यहाँ पे। ये थोड़ा सा वहां पे उस दिन शायद मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था CH3 को। तो जब भी एसिटेट वर्ड आ रहा है, एटी लास्ट में आ रहा है, तो मिथाइल सैलिसाइलेट आ रहा था वर्ड इसमें, मिथाइल सैलिसाइलेट लास्ट में अगर एटी वर्ड आ गया, दैट मींस वो कहीं ना कहीं एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ही H आकर के H को रिप्लेस करके CH3 आएगा यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना था यहाँ पे। आयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या था, मिथाइल सैलिसाइलेट, H के साथ OH के साथ CH3 अटैच ना होकर के यहाँ पे अटैच होता है, दैट मींस वो ईस्टर होता है फाइनली। तो थोड़ा सा ध्यान रखना था वहां पे, यहाँ पे टर्म आ रहा था एसीटेट, दैट मींस वो क्या बन रहा है, ईस्टर। तो मिथाइल सैलिसाइलेट में ईस्टर आता है वहां पे CH3, दैट मींस ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। तो ठीक है, इसमें हम लोग देखें एक और रिएक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे है NaNH2 NaO या NaOH या NaNH2O, फर्स्ट रिएजेंट, और सेकंड रिएजेंट आ रहा है इसमें यहाँ पे CH3Br। इसमें देखना कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, सोचो यहाँ पे है, या फिर नॉर्मल बेस, और भी नॉर्मल बेस यूज करें तो वो क्या रहेगा, pyridine। यहाँ पे देखो NaO NaOH NaNH2O या फिर pyridine भी अगर दिया रहे तो सबका काम क्या होगा, यहाँ पे सोच के देखो, NaOH NaNH2 जो भी आ रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ये क्या बनाता है इसमें, दैट मींस बेस की तरह ये काम करेगा, और जितना भी एसिडिक हाइड्रोजन है दैट मींस OH ग्रुप है, तो ऑक्सीजन से कनेक्टेड H को क्या करता है, वो बाहर करता है, एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है, जितना भी आ रहा है NaOH NaNH2O वो क्या करता है, एसिड बेस रिएक्शन, और जब एसिड बेस रिएक्शन होती है H को क्या करेगा, इसमें बाहर कर देगा, हर एक H को बाहर करेगा उसमें। और जैसे H को बाहर करेगा H प्लस के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, वहां पे नेगेटिव चार्ज। और जैसे O माइनस बना, जैसे O माइनस बनेगा तो वही O माइनस इस CH3 पे आके अटैक करेगा और Br को बाहर करेगा, SN2 मैक्सिमम से। क्लियर है यहाँ पे है, तो जितने जगह भी OH ग्रुप है, NaOH NH2 का काम क्या होगा, उसमें चारों में से कोई भी गिवन रहे O माइनस बना देगा और वही O माइनस आकर के अटैक करेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, इस तरीके का बनेगा यहाँ पे। इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ OMe H H OMe H, ये कार्बन पे अटैक करता OMe H H और ये CH2OMe। मैक्सिमम सिंपल सा था वहां पे कि जहां कहीं भी OH था तो H को बाहर करता और वही O माइनस आकर अटैक करता, दैट मींस हर जगह OMe स्टेप से आ जाता वहां पे। और एक लास्ट इसी में रिएक्शन
अब इसी का रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे CH3OH और H+। इसमें देखने क्या बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पे, CH3OH और H+। अब इसमें अगर देखोगे यहाँ पे है, इसमें H+ आ रहा है, और यहाँ पे देखना कि H+ अगर एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले काम क्या करेगा, सोच के देखो इसमें। OH माइनस के साथ नहीं, H+ का काम क्या होगा, हर एक जगह लोन पेयर ऑप्शन के पास H+ क्या करेगा, प्रोटोनेट कर देता है। जहां के भी H+ हो और OH ग्रुप है तो क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा सबसे पहले तो। अब यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो H+ है, यहाँ पे जो OH ग्रुप आ रहा है इस केस में, जैसे यहाँ पे अपना लोन पे डोनेट करेगा ऑक्सीजन, H+ को एक्सेप्ट करती है, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, डिहाइड्रेशन, हाँ बताओ क्या होगा यहाँ पे, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन के बाहर चला जाएगा। अब सोचना ये था कि जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। बस ये पॉइंट इसमें देखना था। अब जो ये कार्बोकेटायन बन रहा है तो यही सिर्फ कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज आ रहा है, यहाँ पे इस ऑप्शन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। बाकी OH का अगर आफ्टर प्रोटोनेशन डिहाइड्रेट होता भी है तो कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बन पाता यहाँ पे। दैट मींस सिर्फ फर्स्ट कार्बन का ही OH प्रोटोनेट होकर के वाटर बन के बाहर जा पाता है यहाँ पे, और यही क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। क्लियर है यहाँ पे है, बाकी OH बाहर नहीं जा पाए क्योंकि वो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा वहां पे वो। जबकि फर्स्ट कार्बन का यहाँ पे जब वाटर बन के बाहर जा रहा है, कार्बोकेटायन जैसे बना तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो पाता है यहाँ पे। इसमें होता क्या यहाँ पे, तो सिर्फ फर्स्ट कार्बन का ही वाटर बन के बाहर जाएगा, और उसी में कार्बोकेटायन जो था, इसी कार्बोकेटायन पे ये अल्कोहल का लोन पेयर आकर के अटैक कर देगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे, ये इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, यहाँ पे बना दे रहा हूं, नीचे ध्यान से देखोगे, ओ बाकी सब एज इट इज रहता है इसमें, यहाँ पे OH H H OH OH H, और यहाँ पे क्या रहेगा तुम्हारा इसमें। अब ये देखना कि जब ये कार्बोकेटायन बन गया था, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया था, sp2, और जैसे sp2 हुआ होगा यहाँ पे, अब जो CH3OH है वो किसी भी साइड से आकर के अटैक कर पाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाता है, और जब किसी भी साइड से अटैक करता है तब यहाँ पे यहाँ पर भी दो फॉर्म बनेगा। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे कि कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन बन रहा है देन न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा है, SN1, कुछ याद आ रहा हो, SN1 में क्या होता था, पहले कार्बोकेटायन बनता था देन न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, और SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता था, याद करो कुछ, रेसिमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर। दैट मींस रिटेंशन और इन्वर्जन दो प्रोडक्ट बनता था, तो यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट बने गए, रिटेंशन और इन्वर्जन। जब एक ही कायरल सेंटर था देन हम लोग बोल लेते थे रेसमिक मिक्सचर, बट यहाँ पे एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो यहाँ पे क्या होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन। इसी कार्बन पे रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी। दैट मींस OCH3 ऊपर भी रह सकता है, और दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यही OCH3 नीचे भी आ सकता है इसमें। यहाँ पर OCH3 कैसे बचा, ये तो जब ये अटैक करेगा तो लास्ट में H बाहर चला जाएगा, सिर्फ OCH3 आकर के होगा, और ये OH H H OH OH H और ये CH2OH। यहाँ पे ये कायरल सेंटर नया जनरेट हो रहा था, और SN1 का प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा था, दैट मींस रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक नोट डाउन करो, बस यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग, बाकी देखेंगे इस क्लास में, क्योंकि मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी है। ये तुम लोग देख रहे थे रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप। नेक्स्ट रिएक्शन आता है इसमें रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसमें। बट कुछ नया रिएक्शन नहीं आता, सारा जो पीछे पड़े हुए हैं
और इवन रिएक्शन बहुत ज्यादा यहाँ से पूछता भी नहीं है, बट एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाकी देखते हैं मंडे को, अगर नेक्स्ट वीक से अगर ऑफलाइन होगा तो तुम लोगों का बैच सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रहेगा। कुछ भी बैच अगर ऑफलाइन होता है, जो 12th वाले बैच होते हैं जिनको एग्जाम देना है उसको तो बुलाया ही जाएगा। तो देखते हैं जो भी रहेगा अपडेट किया जाएगा ग्रुप पे। इसका तो अभी कुछ होमवर्क नहीं है यहाँ पे है, बस इसी को जब नेक्स्ट लेक्चर हो तो इसको रिवाइज करना है बस। बाकी जो होमवर्क है कार्बन कंपाउंड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स का उसको कंप्लीट करोगे, और एक बार रिवाइज भी करोगे जो एल्डिहाइड कीटोन का है वहां पे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड रिएक्शन होता है वो भी आएगा, एक बार उसको रिवाइज भी करना है। कर लिए, नोट डाउन कर लिए सब यहाँ तक। सेकंड स्ट्रक्चर में हो अभी, तो नोट डाउन कर लो अभी। तो ठीक है, आई थिंक सब लोग नोट डाउन कर चुका अब यहाँ पे है। मैं सेशन यहीं पे एंड करता हूँ फिर अभी। तो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। बाकी इसको रिवाइज ही करना है, बायोमोलिकुल्स का अभी कुछ होमवर्क नहीं है। और कुछ लोग पूछ रहे थे सर नेक्स्ट टेस्ट का, तो संडे को जो टेस्ट रहेगा, मतलब इस संडे नहीं, परसों जो संडे, नेक्स्ट संडे का मैं ग्रुप पे अपडेट करता हूँ क्या क्या रहेगा। बट ये पार्ट जो रहेगा बायोमोलिकुल्स का, ये पार्ट तो कुछ रहेगा ही उसमें। और कार्बन कंपाउंड एंड डेरिवेटिव्स जो जस्ट चैप्टर फिनिश हुआ है डेरिवेटिव्स वाला, ये दो पार्ट तो रहेगा, तो इन दोनों को तो प्रिपेयर करना ही है। चलो ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ अभी।